दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गांधीनगर में मौजूद रहने वाले हैं। कल जब प्रधानमंत्री बड़ोदरा में थे, भुज में थे और दाहोद में थे, तब भी उन्होंने सीधे तौर पर एक इनडायरेक्ट मैसेज लाउड एंड क्लियर पाकिस्तान को देते हुए वो नजर आए। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर भव्य रोड शो कल भी होता हुआ नजर आया और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें पीएम के गुजरात दौरे से निकलकर सामने आने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जो रोड शो या यात्रा निकाली गई उसमें जन सैलाब मानो उमड़ पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे और जाहिर सी बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे तो वो भी गुजरात में, तो लोग जो है वो भारी संख्या में घरों से निकलते हैं उन्हें देखने के लिए। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे भुज में, वडोदरा में, दाहोद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और यात्रा निकाली गई उसकी ये तस्वीर है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला गुजरात का दौरा था। गुजरात में देश के प्रधान सख्ते में आ गया पाकिस्तान। उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। पाकिस्तान की आवाम को आतंकवाद के खिलाफ चेताया। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। आतंक के खिलाफ खरी खरी धमकी से मची खलबली। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी जब पहली बार गुजरात पहुंचे तो मानो सड़क पर जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के प्रधान का स्वागत इस बार बहुत ही खास था। आतंकियों को उनकी मांद में ही दफन करने की खुशी दिख रही थी। इस स्वागत में बेटियों के सिंदूर के बदला लेने का संतोष भी था। तभी तो वही भीड़ पीएम को थैंक यू कहती नजर आ रही थी। मौका हो, दस्तूर हो तो भला पीएम मोदी को कौन रोक सकता है। पीएम ने भी कच्छ की धरती से पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने तो पाकिस्तान की आवाम को सीधे सीधे चेता दिया। उन्होंने कहा कि चैन की रोटी खाओ, अगर मुनीर और शहबाज के चक्कर में पड़ोगे तो गोली खानी होगी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। अगर वो दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो उनका क्या अंजाम होगा वो सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सरकार के साथ साथ पीएम मोदी ने पाकिस्तान आवाम को भी खुली चेतावनी दे दी है कि अब वो ना तो भारत की तरफ आंख उठाकर देखें और ना ही भारत के खिलाफ किसी तरह का कोई षड्यंत्र करें, वरना इसके लिए जिम्मेदार केवल और केवल पाकिस्तान होगा, जिसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय सेना के शौर्य का जिक्र पूरे विश्व में हो रहा है क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुस के महज 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह किया और अगली बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 13 एयरबेसेस को उड़ा दिया। और इसको लेकर आर्मी ने एक बुकलेट जारी किया है जिसमें 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया था उसे तीनों सेनाओं के प्रमुख मॉनिटर करते हुए देखे जा सकते हैं। देखिए जरा, ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के ऑपरेशन कमांड रूम की हैं। ऑपरेशन रूम में कैसे भारतीय सेना के तीनों सैन्य प्रमुख एक एक पल पर नजर बनाए हुए थे। ये एक्सक्लूसिव पिक्चर उसी कमांड सेंटर की हैं।
ये कमांड सेंटर भारतीय सेना के हेडक्वार्टर के अंदर है, जहां से मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। पहली तस्वीर 7 मई की रात 1:05 पर ली गई। यह वो वक्त था जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि उस दौरान रात के 1:05 पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी खुद ऑपरेशन रूम में मोर्चा संभाले हुए थे। आर्मी की तरफ से जारी बुकलेट में दिखाया गया कि कैसे वॉर रूम में पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। इसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल AP सिंह मौजूद थे। उस वक्त रूम के अंदर 10 से 12 सीनियर ऑफिसर्स थे। इसके अलावा DGMO यानी कि मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ और स्टाफ ऑफिसर मौजूद थे। इन तस्वीरों ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों सेनाओं के चीफ ऑपरेशन सिंदूर की हर एक एक्शन पर नजर बनाए हुए थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ऑपरेशन कमांड रूम की स्क्रीन पर एक एक एक्शन की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। सेना की इसी लगन और सजगता ने पाकिस्तान के पुर्जे ढीले कर दिए। और मानसून की अभी शुरुआत हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में ये मानसून जो है आफत लेकर आया है। दरअसल महाराष्ट्र के कई इलाके, कई जगह बताए जा रहे हैं जहां जलभराव देखने को मिल रहा है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। शहर से लेकर गांव तक हर जगह में पानी भर गया है। अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आई हैं वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि लोग अपने घर में रहने को मजबूर है। वहीं कई लोगों के तो घरों में भी पानी घुस गया है, सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक के ऊपर ब्रेक लग गई है और आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया। और अभी तो बस शुरुआत है बारिश होने की। तो मानसून की शुरुआत में ही यही तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र से देखने को मिल रही है। कई जगह पेड़ गिरे हैं, कई जगह जलभराव देखने को मिला। निचले इलाकों की बात करें तो यहाँ जलभराव ज्यादा हुआ है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जरा इन तस्वीरों में बारिश से आम जनजीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ है। महाराष्ट्र में आज भी तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसमें वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, विले पार्ले हाईवे, खार मुंबई और ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई, वर्ली मेट्रो स्टेशन, माहिम मुंबई, पनवेल, रायगढ़, नवी मुंबई, ठाणे, ये सभी तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी आपको रिपोर्ट में देते हैं। पानी पानी आर्थिक राजधानी, सड़कों पर उमड़ा समंदर। 16 दिन पहले आया मॉनसून, समंदर से हाईवे तक जल जला। ये पहली बरसात है और मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा यहाँ की। अगर आप तस्वीरें देखें मुंबई के जुहू चौपाटी की, तो यहाँ पर देखिए हाई टाइड इस वक्त जो है अपने पूरे उफान पर। ये देखिए ये जो लहरें हैं, ये तकरीबन 5 मीटर ऊंची जो है ये लहरें इस वक्त समंदर में उठ गई है। और यही वजह है कि इससे पहले प्रशासन ने सभी मछुआरों को डीप समंदर में जो है जाने से जो है मना किया था। मुंबई से लेकर नवी मुंबई तक, समंदर से लेकर सड़क तक, देश की आर्थिक राजधानी समेत महाराष्ट्र के कई हिस्से पानी पानी हैं। 28 मई तक ज्यादातर इलाकों का हाल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है। आज अगले कुछ घंटों के लिए मुंबई में, जैसे कि आपने कहा, रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अलीबाग और रायगढ़ के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिम महाराष्ट्र के भी कई जिले ऐसे हैं जो इस वक्त जहां पर बादल जो अपना कहर बरसा रहा है, जल तांडव जो है वो पहली ही बरसात में देखने मिला है। मुंबई से गुजरने वाला वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हो या फिर विले पार्ले वाला हाईवे, चाहे फिर खार का इलाका हो, सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गई हैं। तमाम चौड़ी सड़कों पर भी गाड़ियां रेंग कर चलती नजर आई। कई इलाकों में तो जाम के हालात तक बन गए। मुंबई में मानसून की चाहे पहली बारिश हो, लेकिन इसका असर बिल्डिंग पर भी नजर आ रहा है। महिम इलाके में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि गनीमत यह है कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। मॉनसून का सैलाबी कहर ब्रेबोन स्टेडियम में भी देखने को मिला। पूरे स्टेडियम में बारिश के बाद जलभराव देखने को मिला। बारिश से मुंबई की सड़कें ही नहीं, मेट्रो का भी हाल बेहाल हो गया। मेट्रो लाइन 3 पर वर्ली स्टेशन के अंदर पानी घुस गया। स्टेशन का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। इस एक्का लाइन का उद्घाटन 9 मई को ही किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिमी मानसून की एंट्री हो चुकी है। 2001 से 2025 के बीच इस बार सबसे जल्दी मानसून ने दस्तक दी है। मुंबई में दक्षिण पश्चिम मानसून 16 दिन पहले पहुंचा है। आमतौर पर मुंबई में मानसून की एंट्री 11 जून के आसपास होती है। मुंबई में मौसम विभाग की ओर से आज भी रेड अलर्ट है। वक्त से पहले मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री से सैलाबी आफत का मंजर भी देखने को मिल रहा है। तमाम सड़कें पूरी तरह तालाब में तब्दील हैं।
क्या गाड़ियां और क्या आम लोग, हर किसी के लिए चल पाना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। आईएमडी ने 8 ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। इसके साथ साथ थाने, रायगढ़, पालघर, पुणे, बारामती जैसे तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के लिए भी अलर्ट इशू किया गया और वहां से भी कुछ इसी तरीके की जो भयानक तस्वीर है, जो सड़कें हैं वो जलमग्न होती नजर आई है। लेकिन सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि जो रेल यातायात है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जो रेलवे ट्रैक्स हैं वहां पर भी जल जमाव की स्थिति निर्माण हुई है, जिसके चलते जो लोकल है यानी कि लोकल ट्रेन है जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है, उस पर भी सीधे तौर पर प्रभाव देखने मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन ईरान के साथ मिलेश शुक्ला, टाइम्स ऑफ मुंबई। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर आपको दिल्ली से सटे नोएडा से बताएंगे, जहां पर एक नामी हॉस्पिटल में अचानक से लिफ्ट फंस गई। बड़ी बात यह है कि उस लिफ्ट में उस दौरान 16 लोग मौजूद थे और साथ-साथ में मरीज भी मौजूद था। और दरअसल इस लिफ्ट के अंदर लोग जब फंस गए तो उन्होंने अपने मोबाइल के जरिए अस्पताल प्रशासन को कॉल किया, उसके बाद लोगों को बुलाया गया। कैसे उनका रेस्क्यू किया गया, सब कुछ दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुविधा के लिए लिफ्ट में चढ़े, खराब लिफ्ट में फंसे लोग, काफी देर तक झेलनी पड़ी परेशानी। अस्पताल में लिफ्ट की कड़वी सच्चाई सामने आई। ये यथार्थ देखिए इन तस्वीरों को। सीढ़ी चढ़ने की परेशानी से बचने के लिए लोग लिफ्ट में घुसे थे, लेकिन यहाँ तो उससे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। जान अटकी हुई है। हालात कैसे हैं ये आप खुद देखिए। पिछले आधे घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं, जिसमें 16 लोग हैं। देखिए बुजुर्ग हैं, हमारे परेशान हैं, बीमार हैं, महिला हैं, लेकिन शासन इनका जो मैनेजमेंट है कोई सुनने वाला नहीं है। बार बार शिकायत कर ली, आधे घंटे में लोग बहुत परेशान है, बीपी भी बढ़ रहा है, बहुत लोग परेशान है। तो ये लापरवाही है हॉस्पिटल की, सिर्फ इनको पैसे से प्यार है। यहाँ पे कोई पेशेंट, कोई मरीज इस टाइम अंदर होता तो शायद उसकी जान चली जाती। इसकी जवाबदेही किसकी है? सुना आपने? जरा महसूस करिए उन लोगों की तकलीफ को जो करीब आधे घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे। लोग परेशान थे क्योंकि सबको जान की फिक्र होने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लिफ्ट में बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और युवक हैं। हर तबके के लोग हैं। लिफ्ट में हुई परेशानी की यह कहानी ग्रेटर नोएडा की है, जहां के एक नामी गिरामी हॉस्पिटल में लिफ्ट खराब हो गई, जिससे उसमें कई मरीज और तामीरदार फंस गए। गनीमत ये रही कि लिफ्ट में फंसे लोगों में कोई गंभीर तौर पर बीमार नहीं था, वरना जान को भी नुकसान पहुंच सकता था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अस्पताल प्रशासन ने लिफ्ट में फंसे लोगों की सुध ली और उन्हें देखिए कैसे निकाला गया। जरा सोचिए, अगर कोई मरीज यहाँ स्ट्रेचर पर होता तो उसका क्या होता। यकीनन ये खतरनाक है। हॉस्पिटल में लिफ्ट की मेंटेनेंस का खास ख्याल रखने की जरूरत है। सीरियल किलर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, कई ऐसी मूवीज देखी होगी और कई खबरें भी सुनी होंगी, लेकिन आज हम सीरियल किलर की नहीं, सीरियल किसर की बात करेंगे। यूपी के मेरठ में जो पकड़ा गया है। बेहद हैरान कर देने वाला ये मामला है। इस व्यक्ति को पकड़ा गया क्योंकि ये छेड़खानी करता था महिलाओं के साथ में सरेराह। उसके बाद में कैसे ऑपरेशन लंगड़ा भी चलाया गया, आपको दिखाते हैं सारी जानकारी। मेरठ में महिला को दिन दहाड़े छेड़ने का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला छोटी बच्ची के साथ गली में चल रही है। अचानक सड़क की दूसरी तरफ से बाइक पर एक शख्स आता है और उसके साथ अभद्रता करके भाग जाता है। इस पूरे वाकये के बाद महिला दहशत में आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। शिकायत के बाद मेरठ पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी का नाम सुहेल है, जो मेरठ के निजामुद्दीन इलाके का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के साथ कड़ाई की, जिसके बाद वो कैमरे पर लंगड़ाते हुए कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया। सर गलती हो गई, गलती हो गई, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी बिल्कुल भी। थाना लिसाड़ी गेट में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि एक सौदे द्वारा एक युवती के साथ में अभद्रता की गई। इसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर उस बदमाश की शिनाख्त की और उसे गिरफ्तार किया है और उसके खिलाफ मुकदमा लिखकर उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसे जेल भेजा जा रहा है। और
हरियाणा के पंचकुला से आपको खबर बताएंगे जो कि बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने जहर खा के सुसाइड कर लिया है। दरअसल खबर ये मिल रही है कि पूरा परिवार जो है कर्ज में डूबा हुआ था, लगातार बिजनेस में घाटा हो रहा था, जिस वजह से ये कदम उठाया गया है। किराए के मकान में ये परिवार रहता था और घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसमें सभी के शव मिले हैं। तो बेहद दुखद ये घटना, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मामले की जांच में फिलहाल पंचकुला की पुलिस जुट गई है। सुसाइड से पहले परिवार ने हनुमत कथा सुनी। देहरादून का रहने वाला पूरा परिवार था। सेक्टर 27 में एक मकान के बाहर गाड़ी में सभी के शव मिले हैं। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक परिवार ने पंचकुला में आयोजित बागेश्वर धाम की हनुमंत कथा सुनी थी। उसके बाद सभी ने जहर खा लिया। मृतकों में 42 साल का प्रवीण मित्तल, प्रवीण के माता पिता, प्रवीण की पत्नी और 2 बेटी और 1 बेटे सहित 3 बच्चे शामिल बताए गए। क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर चुका है। राजस्थान से खबर सामने आ रही है जहां पर एसएमएस हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दरअसल इस मरीज की मौत हुई है जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और जाहिर सी बात है कि देश में इस वक्त मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लावारिस मरीज की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई। देश भर में आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। तो अलग अलग राज्यों से लगातार केसेस की जानकारी मिल रही है। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अगर आपको वायरल कोल्ड होता है तो अपना टेस्ट करवाइए और उसके बाद जरूरत पड़े तो अपने आप को क्वारंटीन करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। लावारिस मरीज की मौत से हड़कंप क्योंकि कोरोना पॉजिटिव था लावारिस मरीज। कोरोना से जुड़ी जो खबर आप सुन रहे हैं वो न सिर्फ 100% सही है बल्कि सावधान करने वाली भी है, क्योंकि जयपुर में कोरोना से ये दूसरी मौत हुई है जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया है। और अगर पूरे देश की बात करें तो अब कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जिसमें जयपुर के अलावा महाराष्ट्र में 4, केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मरीज की मौत हुई है। हालांकि कोरोना से अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आईसीएमआर ने बड़ा दावा किया है। वेरिएंट्स अभी तक साउथ और वेस्ट इंडिया के थे, वो जो हमने कुछ वेरिएंट सीक्वेंस किए हैं उसके हिसाब से ये वेरिएंट्स जो हैं वो ज्यादा सीवियर नहीं है पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट से। ये 4 वेरिएंट्स हैं जो हमें मिले हैं। सुना आपने, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार चली गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में हैं। वहीं महाराष्ट्र में 209, दिल्ली में 104, गुजरात में 83 और कर्नाटक में 47 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार भी एक्शन में है। कल दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और कोरोना की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। वहीं झारखंड में डॉक्टर की तमाम छुट्टी रद्द कर दी गई है। और अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधी जख्मी हुए हैं। ये हत्याकांड में शामिल बताए गए। गाजियाबाद के नाहल गांव का ये पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पर आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंचती है, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के ऊपर ही अटैक कर दिया, जिसमें कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। डिटेल्स देते हैं आपको रिपोर्ट में। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पहली तस्वीर रविवार रात की है, जब दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। वहीं दूसरी तस्वीरें हैं एनकाउंटर की, जिसमें 2 आरोपी जख्मी हुए हैं, जबकि तीसरी तस्वीर है पुलिस टीम पर हमले के बाद एक्शन की, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए। ये ऐसी घटना है जिसे गाजियाबाद का बिकरू कांड कहा जा रहा है। चलिए अब शुरू से समझते हैं। यह वीडियो गाजियाबाद के मसूरी इलाके का है, जहां नोएडा फेज 2 थाने की पुलिस टीम के वांटेड आरोपी को पकड़ने गई थी। जैसे ही पुलिस ने मसूरी इलाके में रेड करना शुरू किया, भीड़ ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि भीड़ ने फायरिंग भी की। इस फायरिंग में कांस्टेबल सौरभ को गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सभी जगहों पर नाकाबंदी कर दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब जिन 2 लोगों को आप देख रहे हैं वे दोनों पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों भी नाहल गाँव में हुए पुलिस टीम पर हमला कांड में शामिल थे। इनकी पहचान नन्हू और अब्दुल के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर की खोखा, 2 जिंदा कारतूस के साथ एक बाइक जब्त की है।
नाहल गांव में पुलिस टीम पर हमला होने के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें वांटेड आरोपी कादिर भी शामिल है। मॉनसून की दस्तक देते ही देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। खास करके दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर मॉनसून ने तूफानी दस्तक दी है। लगातार कर्नाटक, गोवा और बंगाल में बारिश हो रही है और आने वाले समय के लिए भी ऐसी आशंका जताई जा रही है। दक्षिण भारत में जहां मौसमी आफत कह सकते हैं कि आ चुकी है, क्योंकि मॉनसून वहां भारी तबाही एक तरीके से मचा रहा है, तो उत्तर भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर की बात करें तो यहाँ भी बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए जरा। दक्षिण में मानसून की सैलाबी दस्तक, उत्तर भारत में भी जल्द होगी एंट्री। पहाड़ों पर भी मौसम का बदला मिजाज। केरल भीगा, हिमाचल में ट्रेलर दिखा। केरल, ओडिशा और कर्नाटक, 3 तस्वीरें, तीनों ही स्टेट में मानसूनी दस्तक के बाद सैलाबी आफत की गवाही दे रही हैं। दक्षिण भारत मानसूनी बारिश का सामना कर रहा है। 24 मई को मानसून केरल के तट से टकरा गया था, जिसके बाद से ही केरल समेत दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बारिश का भारी कहर देखने को मिला। मंगलुरु में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं तेज हवाओं के चलते पेड़ सड़क पर आ गिरे। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी बारिश के बाद शहर में जाम के हालात नजर आए। हालांकि कुछ इलाकों में आवाजाही सामान्य रही। मॉनसून के चलते कर्नाटक में एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं, ताकि आपदा के किसी भी हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। दक्षिण भारत जहां मानसूनी बारिश का सामना कर रहा है, तो उत्तर भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल में तो हाल ही में बादल फाड़ तबाही देखने को मिली थी। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी में बारिश की संभावना। 15 जून के आसपास उत्तराखंड पहुंच सकता है मॉनसून। 20 दिन में केरल से उत्तराखंड पहुंचता है मॉनसून। उत्तराखंड में सामान्य से ज्यादा बारिश के आसार। हिमाचल के कई जिलों में 2 दिन से बारिश का दौर। शिमला, कुल्लू और मंडी जिले में जमकर बारिश। 5 जिलों में 31 मई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 27 जून के आसपास हिमाचल में मॉनसून की एंट्री। यानी इस बार जून का महीना उत्तर भारत को लू के थपेड़ों से जलाएगा नहीं, बल्कि बारिश और सैलाबी कहर का सामना करना पड़ सकता है। सोचिए आप फुटबॉल मैच का आनंद ले रहे हो, लेकिन यूपी के इटावा में कुछ ऐसा हुआ कि भगदड़ सी मच गई। दरअसल यहाँ पर एक मधुमक्खियों के झुंड ने महिलाओं के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी कैसे मची, देखिए। चीख पुकार मची है। हर कोई जान बचाता नजर आ रहा है। बच्चे दर्द से चीख रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीरें यूपी के इटावा की हैं, जहां मधुमक्खियों ने पूजा करने गई महिलाओं पर हमला बोल दिया। दरअसल अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इसी क्रम में 100 से ज्यादा महिलाएं और उनके परिजन शहर के कंपनी बाग स्थित वट वृक्ष के पास इकट्ठा हुए। पूजा के दौरान जब अगरबत्तियों और धूप से धुआं उठा, तो पेड़ पर बने मधुमक्खियों के विशाल छत्ते में हलचल शुरू हो गई। कुछ ही पलों में हजारों मधुमक्खियां वहां मौजूद लोगों पर टूट पड़ी। हमले के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, महिलाएं भाग रही हैं। कोई पार्किंग में खड़ी कारों में घुस गया, तो कोई पार्क की कैंटीन में जाकर छिपा। बावजूद इसके करीब 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिए। लोगों के चेहरे, हाथ, सिर और पीठ पर सूजन आ गई और कई लोगों की हालत बिगड़ गई। आपके घर एक जगह फिक्स होंगे, आपने चलते हुए